जयप्रकाश जनता दल ने भी कमर कस ली है और 2024 के चुनाव में 200 से ज़्यादा सीटों पर लड़ने वाली है। आइए हम जयप्रकाश जनता दल के महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष और मुख्यमंत्री के उम्मीदवार सत्यप्रकाश चौरसिया जी से बात करते हैं। आइए बात करते हैं कि महाराष्ट्र में वो किस तरह का बदलाव चाहते हैं। जी सर बताइए। देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बदलाव तो ये सब कर सकते थे। पिछले जितने भी मुख्यमंत्री आए सबकी निगाह में, पूरे महाराष्ट्र की निगाह में, पूरे देश की निगाह में कि ये लोग क्या करते हैं। एक्चुअली शपथ लेने के बाद कर्तव्य होता है कि आप विधि द्वारा घर घर में जाकर एक एक को देखें कि क्या तकलीफ है। एमपीस, एमएलए, नगर सेवक, मिनिस्टर, राज्य मंत्री, जिनका काम है घर घर में जाके देखना, वो दादागिरी करते हैं, फालतूगिरी करते हैं, लोगों पे कब्जा करते हैं। जितनी भी चीज़ें होनी चाहिए उनको सबसे पहले महंगाई और किसानों को देखना चाहिए। अपने बॉर्डर से लेके जितने भी वायु सेना, जल सेना, थल सेना, नौसेना, इनके परिवारों की सुरक्षा, इनके लिए घर, इनको दिक्कतें क्या, इनको देखना चाहिए। क्योंकि ये तब लोग हमारी सेफ्टी के लिए दिनों रात लगे रहते हैं और हमारा फ़र्ज़ है कि हम दिन भर शहर के अंदर क्या करते हैं, परिवारों के साथ क्या करते हैं, और जितने भी लोग रिश्तेदार, नातेदार, बहन भाई, ये लोग क्या करते हैं। इनका फ़र्ज़ ये होना चाहिए कि इनको कर्तव्य पालन की तरह, जैसे जन्म भगवान ने और एक माँ ने पेट से दिया है, इस तरीके से इनको काम करना चाहिए। एक एक को जाके देखना चाहिए तकलीफ़ क्या है। राशन के ऊपर बात होना चाहिए, ऑपरेशन के ऊपर बात होना चाहिए, महंगाई के ऊपर, नकली चीज़ों के ऊपर, और जितनी भी चीज़ें महाराष्ट्र में जो नहीं हो रही हैं, इनलीगल्स हो रही हैं, उन सबको स्टॉप करना चाहिए। बहुत तमाशा हो गया, अभी तमाशा नहीं चलेगा। इसलिए जयप्रकाश जनता दल से मैंने मुख्यमंत्री कैंडिडेट होने के नाते और इस महाराष्ट्र की भूमिका बदलने के नाते मैंने एक वचन लिया है कि अगर मैं पूर्ण बहुमत से जीत के आया तो ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं करता हूँ, लेकिन 1 महीने के अंदर रूपरेखा इतनी चेंज हो जाएगी कि सपने में नहीं सोचा होगा, इस तरीके से परिवर्तन करूँगा मैं। और ये वादा ही नहीं, मेरा लक्ष्य है जो मैं पूरा करूँगा। बस अभी तो मैं यही बोलना चाहूँगा। बाकी की हमारी इलेक्शन के टाइम पता लगेगा कि हम क्या करेंगे, हमारे एमएलएज और हमारी पार्टी का प्रोटोकॉल क्या होगा। सर जैसे कि आप जानते हैं कि अभी कोई भी एमएलए हो, कोई भी एमपी हो, अकूत की पैसा कमा लेते हैं। इतना पैसा, इतनी संपत्ति, और वो जो पैसा है वो डायरेक्टली उनके पास जाता है, जनता तक नहीं पहुंचता है, जबकि ये जनता के टैक्स के पैसे होते हैं। आप अगर सरकार में आते हो तो आप क्या करोगे? देखिए, पैसा तो सच ही है एक तरफ, अगर देखा जाए तो रोड से लेके मैं अगर पेट पूजा की बात करूं तो ये बहुत गलत हो रहा है। ये परिवर्तन सबसे पहले शपथ लेने के बाद लोगों की नीतियां और उनके परिवारों की सुरक्षा एक एक एमएलए को पूरी करनी चाहिए। लेकिन ये लोग अपनी सुरक्षा पहले करते हैं। होटल, क्लब और जितने भी इनलीगल जगह ये सब बनाते हैं, ये बंद करने चाहिए। इसमें जितने भी साथियों का हाथ है जो बैठे हुए हैं पद पे, उनको अपनी गरिमा को समझना चाहिए कि एक दिन जवाब उनको भी देना पड़ेगा। ये सारे तमाशे देखने के बाद मैंने कुछ निर्णय लिया है कि इसको परिवर्तन नहीं, ठोस कदम में ऑन रिकॉर्ड दिखाऊंगा जो पब्लिक के बीचों बीच होगा फैसला। ये सब मैंने सर कितनी सीटें लड़ने वाले हैं आप? लगभग 288 सीटों का मैंने 1.5 साल पहले डिक्लेरेशन मैगजीन में किया था अपने ही पेपर में, और मेरा वादा ही नहीं, एक पूर्ण बहुमत से मुझे लगता है कि शायद मैं 250 से ऊपर सीटों पर लड़वाने का पूरा जिम्मा लेता हूँ। 250 सीटों पर पूरा कन्फर्म। जैसा कि हम इस समय जयप्रकाश जनता दल के महाराष्ट्र के अध्यक्ष जी से बात करना चाहते हैं। आइए जानते हैं कि उनकी रणनीति क्या है। जी सर। जी जय। अच्छा, जैसे हमने एक रणनीति बनाई है कि अभी तक तो जितने भी चुनाव हुए हैं, जिस प्रकार जयप्रकाश नारायण जी ने कांग्रेस को सत्ता विहीन कर दिया था, ये सच है, ये पूरी दुनिया जानती है। तो जयप्रकाश नारायण जी के विचारधारा को लेकर हम महाराष्ट्र में उतरने वाले हैं। उनकी विचारधारा ये थी कि एक ऐसे समाज की स्थापना की जाए, हम सत्ता पे काबिज होना नहीं चाहते, उनका नारा था। हम परिवर्तन चाहते हैं, एक ऐसा परिवर्तन जिससे समाज को न्याय मिल सके। सर मौजूदा समय में नीतीश कुमार महागठबंधन बना रहे हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टियों को इकट्ठा कर रहे हैं। आपको लगता है कहीं ना कहीं वो जयप्रकाश बनने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो भी बिहार से आते हैं? देखिए, बिहार से आते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि जयप्रकाश नारायण जी के अगर विचारधारा को लेकर अगर चले होते तो मैं नहीं समझता हूँ कि बिहार पिछड़ा होता, क्योंकि बिहार आज नंबर 1 की पोजीशन पे होता, लेकिन ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं ये बात साबित होती है कि जयप्रकाश नारायण के विचारधारा से नहीं, उनके नाम से प्रभावित होकर उन्होंने, चाहे नीतीश बाबू जी हों, चाहे रामविलास पासवान रहे हों, चाहे लालू जी हों, ये सभी लोग उन्हीं के प्रोडक्ट थे, उन्हीं के छात्र नेता से निकले हुए नेता थे। लेकिन इन्होंने जयप्रकाश जी के सपनों को पूरा नहीं किया। अगर पूरा किया होता तो आज इस देश का भविष्य अलग होता और देश का विकास की रणनीति अलग होती। जो दिख रहा है, गरीब गरीब नहीं होता और एक समानता दिखाई देती।
जो नहीं है। तड़पती हुई आत्मा और तड़पती हुई माँ और बहन, जितने भी घर किसी भी जात बिरादरी को नहीं देखते हुए ये जितने भी पॉलिटिशियन है महाराष्ट्र में, इंडिया में, मैं नहीं बोलता जेडीयू बनी क्या बना, ये सब लोग अपने मंत्री पद, अपने राज्य कार्यकारिणी में जितने भी अध्यक्ष बैठे हैं इन लोगों को देखते हैं। ये किसी को ये नहीं देखते हैं कि वो किस तकलीफ से जूझ रहा है और आज उसको समस्या का निवारण करना चाहिए और कैसे वो उतर के उस तक घर तक पहुँच के उसको क्लियर कर सके। क्योंकि जब यहाँ पर घर टूटते हैं या कोई भी स्लम एरिया का आदमी रोता है तो कोई भी एमपी एमएलए वहाँ नहीं पहुँचता है। ये मैंने देखा है ऑन द रिकॉर्ड, और इस बात का फैसला मैं अभी नहीं करूँगा। ये लोग सिर्फ सौदा करते हैं, पैसा लाओ तो घर मिलेगा, पैसा लाओ तो तू मेरा, पैसा ला तो मैं तेरा। ये कब तक चलेगा? ये सब बंद होना चाहिए। इसलिए मैं जेडीयू नहीं, और सुनिए, जयप्रकाश जनता दल एक गरीब परिवार से मृत्यु दर पर जब पहुंचा तो उसने एक ही बात बोली थी कि लोगों के आंसू पहुंचो, ना ही मक्कारी ना फरेबी से पैसा खींचने की साजिश की थी। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, अगर गूगल से लेके इतिहास उठाइए सरदार पटेल तक का, ये सब के सब चेहरे अच्छे थे, एक नीतियों से इतिहास बदला। लेकिन आज की डेट में कोई पॉलिटिशियन नहीं उतरना चाहता, सिर्फ गंदी राजनीति बस सत्ता के योग में आके पब्लिक का दुरुपयोग करता है। लेकिन मान पब्लिक को भी सोचना चाहिए कि एक हैंडीकैप जब तकलीफ में होता है तो कोई 10,000 20,000 इसको नहीं देता, इसके परिवार का भाड़ा और इसकी रोजी रोटी, इसके बच्चे की परवरिश कोई नहीं होती, वो इससे पूछो, मुझसे नहीं। और एक एक पत्रकार भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि स्टार और जितने भी उद्योगपति है, ईशा अंबानी हो या मुकेश अंबानी, एक असली चेहरा दिखाइए रतन टाटा का जो देश की मदद करता है। ऐसे भाग्यशालियों को आगे लाइए तो मेरा वादा है ये महाराष्ट्र की राजनीति में परिवर्तन ही नहीं, एक देश में ऐतिहासिक होगा। और सौदेबाजी नहीं होनी चाहिए, ये सौदेबाजी खत्म करने के लिए मैंने कदम रखा है और मैंने पैसे कमाने के लिए नहीं। आज मेरी एम्बुलेंस मेरे खर्चे पे चलती है, ना ही कि मेरे एनजीओ में फंड आने के बाद चलती है। ये मैं जानता हूँ, मेरा भगवान जानता है। और वक्त आने पे देखिए फैसला इस बार 24 में खुद ब खुद हो जाएगा, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, एक मामा बोलेगी तब पता लगेगा क्या होता है। सर, भारत की राजनीति में गुंडे, माफिया, बाहुबलियों का पूरी तरह से वर्चस्व है। आप किस तरह से कैंडिडेट उतारेंगे? देखिए, मेरे जितने भी कैंडिडेट होंगे उनकी रिपोर्ट कार्ड चेक की जाएगी, क्या पिछले 25 सालों में उन्होंने क्या किया, किसकी मदद करी, किस बहन बेटी की शादी कराई, किसके यहाँ तक पहुँचा। और 500 रुपये भी जब घर में नहीं होते ना तब कोई आता नहीं है, वो साले सौदे करने लगते हैं, वहाँ पे ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। फंड 10 लाख करोड़ हो या 15 लाख करोड़, मैं इंक्वायरी के तहत पब्लिक तक पहुँचाऊंगा।